जो मैं प्रियंका गुप्ता एचएन अध्ययन पे आप सबका स्वागत करती हूँ। जो हम लोग यूजीसी नेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही है, उसी के क्रम में आज हम लोग दिसंबर 2013 में जो एक पेपर हुआ था उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहीं से हम लोग अपना क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, पहला क्वेश्चन जो हमारा है कि शोध का मुख्य ध्येय क्या है, मतलब जो हमारी रिसर्च होती है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। साहित्य की रचना, साहित्य की समीक्षा करना, पहले से ज्ञात सारांश करना, या फिर अकादमिक उपाधि डिग्री प्राप्त करना, नए तथ्यों की खोज करना, अथवा ज्ञात तथ्यों की ताज़ा व्याख्या करना। तो इसमें से कौन सा हो गया, ये हमारा डी आंसर यहाँ पे सही हो गया। नए तथ्यों की खोज करना या फिर ज्ञात जो तथ्य हैं उनकी ताज़ा व्याख्या करना, मतलब हमारे जो रिसर्च हो चुकी हैं उनमें क्या क्या कमियां रहेंगी उन पे हम लोग रिसर्च दोबारा से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नमूना लेने में गलती निम्नलिखित में से किसके साथ घटती जाती है, किसके साथ घटती जाती है। नमूने के आकार में कमी, या फिर नमूने के आकार में वृद्धि, या यादृच्छिकरण की प्रक्रिया, या विश्लेषण की प्रक्रिया। तो यहाँ पे हमारा कौन सा सही हो जाएगा, जो नमूने के आकार में वृद्धि होती है, जब उसको हम लोग बढ़ाते हैं तो उसमें जो कह सकते हैं कि सैम्पलिंग एरर होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तीसरा हमारा क्वेश्चन है, मौलिक शोध के सिद्धांतों का निम्नलिखित में से किसमें उपयोग किया जाता है। क्रियापरक शोध में, अनुप्रयुक्त शोध में, या फिर दार्शनिक शोध में, या फिर ऐतिहासिक शोध में। तो किसमें किया जाता है, जो हमारी अनुपरक शोध होती है उसमें किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, अप्लाइड रिसर्च भी इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संचार माध्यम का अपनी कार्यसिद्धि के लिए उपयोग करने वाले प्रयोक्ता को क्या कहते हैं। निष्क्रिय श्रोता कहते हैं, सक्रिय श्रोता कहते हैं, सकारात्मक श्रोता कहते हैं, या फिर नकारात्मक श्रोता कहा जाता है। तो ये किसको कहा जाता है, जो सक्रिय श्रोता है, मतलब जो एक्टिव ऑडियंस होती है उसको बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कक्षा संचार का वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है, गवेषणा के द्वारा, संस्थानीकरण के द्वारा, या फिर असंकेतित आख्यान के द्वारा, या फिर व्याख्यान के द्वारा। तो ये किसके द्वारा किया जाता है, कक्षा संचार का वर्णन जो हमारी व्याख्यान होती है उसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सैद्धांतिक कोड हमारे सामूहिक, यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है, को आकार प्रदान करता है। तो ये किसको आकार प्रदान करता है, निर्माण, अवबोधन, खपत, या फिर सृजन। तो किसको करता है, अवबोधन, जो हमारे परसेप्शंस होते हैं उनको करता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संप्रेषण में मिथकों में शक्ति होती है परंतु वे उन्हें, इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा, संस्कृतहीन होते हैं, महत्वहीन होते हैं, या फिर यथा तथ्य नहीं होते, या वरीयता नहीं दी जाती है। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा, जो यथा तथ्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की प्रथम बहुभाषी समाचार एजेंसी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इसमें से कौन सी है, समाचार एपीआई, हिंदुस्तान समाचार, या फिर समाचार भारती। तो इसमें से कौन होगी, हिंदुस्तान समाचार हमारी बहुभाषीय समाचार एजेंसी है, जो पहली है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संस्थागत संचार को इनमें से किसके समतुल्य भी माना जाता है। तो किसमें है, अंतर्वैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, या फिर समूह संचार, जनसंचार। यहाँ पे देख लेते हैं इंग्लिश में भी, इंटरपर्सनल ग्रुप कम्युनिकेशन, या फिर मास कम्युनिकेशन। तो इसमें से कौन सा हमारा आंसर सही हो जाएगा, जो समूह संचार होता है, मतलब हमारा जो ग्रुप कम्युनिकेशन होता है उसको संस्थागत संचार के समतुल्य माना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे दो कथन दिए, दो अभिकथनों के उद्देश्य और विधेय की शब्दावली यदि ऐसी है कि एक की शब्दावली दूसरे का निषेध करती है तो उन दोनों के बीच का संबंध क्या कहलाता है। उन दोनों के बीच का संबंध क्या कहलाएगा, विरोधात्मक कहलाएगा, विपरीत, उपविपरीत, या फिर उपाश्रयण। तो क्या कहलाया जाएगा, विरोधात्मक वो संबंध कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अनन्या और कृष्णा अंग्रेजी बोल और समझ सकते हैं, बुलबुल अर्चना की तरह ही हिंदी लिख और बोल पाती है। अर्चना अनन्या से बंगला में भी बात करती है, कृष्णा बंगला नहीं समझ सकती, बुलबुल अनन्या से हिंदी में बात करती है। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी, हिंदी और
बंगला बोल और समझ सकते हैं। ये हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, अनन्या हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्वनिर्मित परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी कही जाती है। मतलब जो खुद से निर्मित परिभाषा होती है वो कौन सी कही जाती है, जो हमेशा सत्य हो, जो हमेशा मिथ्या हो, जो कभी सत्य और कभी मिथ्या हो, या फिर जो ना सत्य हो ना मिथ्या हो। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जब किसी तर्क का निष्कर्ष अंतिम रूप से अपनी आधारिका या आधारिकाओं के परिणाम स्वरूप आए तो वह तर्क निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, चक्रीय तर्क, आगमनात्मक तत्व, निगमनात्मक तत्व, या फिर सादृश्य मूलक तत्व। तो इसको क्या कहा जाता है, जो हमारा निगमनात्मक तत्व मतलब डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है। यहाँ पे यह वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शनि और मंगल दोनों पृथ्वी की तरह ही ग्रह हैं। वे सूर्य से प्रकाश ग्रहण करते हैं और पृथ्वी की तरह ही सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। इसलिए उन ग्रहों पर विविध प्रकार के जीव रहते हैं जैसे कि पृथ्वी पर रहते हैं। उक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किस प्रकार का तर्क निहित है। मतलब इसमें आर्गुमेंट पूछा गया है कि किस प्रकार का आर्गुमेंट है, निगमनात्मक है, फलित ज्योतिष संबंधी है, या फिर सादृश्य मूलक है, या फिर गणितीय है। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, जो हमारा सी है, सादृश्य मूलक मतलब एनालॉजिकल जो होता है वो हमारा यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। नीचे दो आधारिकाएं दी गई हैं, उन दो आधारिकाओं से 4 कोडों में 4 निष्कर्ष निकाले गए हैं। इन कोडों के अंतर्गत जिस कोड में निष्कर्ष प्रमाणिक रूप से बताया गया है उसका चयन कीजिए। तो आधारिकाएं क्या क्या दिए गए हैं, सभी संत धार्मिक होते हैं, ये मेन है। ठीक है, इसके बाद कुछ ईमानदार लोग संत होते हैं। तो ये 2 आधारिकाएं दी गई। अब इनके हिसाब से यहाँ पे कोड दिए गए। तो हम लोग देखते हैं तो इसमें से कौन सा कोड सही होगा, सभी संत ईमानदार होते हैं। इसके अलावा कुछ संत ईमानदार होते हैं, कुछ ईमानदार लोग धार्मिक हैं, या फिर डी सभी धार्मिक लोग ईमानदार होते हैं। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, जो हमारा सी आंसर है वो सही हो जाएगा। अब ये हमारे DI के क्वेश्चन है। यहाँ पे एक सारणी दी गई है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आंसर हम लोग देखते हैं क्या क्या आ सकते हैं। भारत में सन 2009 में कुल विदेशी पर्यटक आगमन के लगभग 20% पर्यटक किस क्षेत्र से आए थे, पश्चिमी यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण एशिया, या फिर दक्षिण पूर्व एशिया। तो इसमें जब हम लोग सारणी के अनुसार देखेंगे तो यहाँ पे हमारा बी आंसर सही हो जाएगा, मतलब उत्तर अमेरिका। निम्नलिखित नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से 2009 में भारत में विदेशी पर्यटक आगमन की अधिकतम ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई है। तो किससे की गई है, पश्चिम यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण एशिया, या फिर पश्चिम एशिया। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2008 और 2009 में किस क्षेत्र में भारत में विदेशी पर्यटक आगमन की संख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। अब इसको जब हम लोग सारणी के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, देखते हैं। पश्चिमी यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्व एशिया, या फिर पश्चिम एशिया। तो यहाँ पे आंसर कौन सा सही हो जाएगा, जो हमारा ए आंसर है, पश्चिमी यूरोप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत में कुल विदेशी पर्यटक आगमन के वृद्धि दर की अपेक्षा किस क्षेत्र से आने वाले पर्यटकों की वृद्धि दर 2008 में अधिक रही है। तो इसमें जब सॉल्व करेंगे तो इसमें कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा, देखते हैं। पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण एशिया, या फिर पूर्व एशिया। तो इसमें कौन सा सही है, दक्षिण एशिया हमारा आंसर सही हो जाएगा, मतलब यहाँ पे सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उत्तर औद्योगिक समाज को निम्नलिखित में से कोई एक भी कहा जा सकता है। मतलब जो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी है उसमें उसका और क्या नाम हो सकता है। तो उसका नाम क्या हो सकता है, सूचना समाज, प्रौद्योगिकी समाज, या फिर मध्यवर्ती समाज, या गैर कृषि समाज। तो क्या हो सकता है, जो सूचना समाज है उसको उत्तर औद्योगिक समाज भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंटरनेट आधारित संचार के आरंभिक प्रयास किसके लिए किए जाते हैं। तो किसके लिए किए जाते हैं, व्यावसायिक संचार, सैन्य उद्देश्य, पारस्परिक अंतःक्रिया, राजनीतिक अभियान। तो ये किसके लिए किए जाएंगे, जो हमारा बी आंसर है, सैन्य उद्देश्य, मतलब मिलिट्री पर्पस के लिए ये किए जाते हैं।
इसके साथ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संस्थानों के अंतर्गत आंतरिक संचार किसके द्वारा किया जाता है। जो हमारे ये नेटवर्क से संबंधित क्वेश्चन है, तो हमारा जो लैन होता है मतलब लोकल एरिया नेटवर्क वैन हो गया, EBB हो गया या MMS हो गया। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा, संस्थानों के अंतर्गत मतलब एक ही संस्था के अंतर जो यूज़ करते हैं उसको लैन बोलते हैं, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क उसको बोलते हैं। ठीक है। वर्चुअल रियलिटी उपलब्ध कराती है, जो हमारी वर्चुअल रियलिटी होती है वो हमें क्या उपलब्ध कराती है, सुस्पष्ट चित्र, व्यक्तिगत श्रवण, सहभागी अनुभव या फिर नई फिल्म का पूर्व परिलोकन। तो इसमें क्या हो गया, जो हमारे सहभागी अनुभव है वो हमें ये अनुभव कराती है। जैसे वर्चुअल आपने चीज़ें देखी होंगी तो उसमें ऐसा लगता है कि हम लोग खुद उस जगह पे हैं, या कोई जैसे गेम वगैरह है तो उसको हम लोग खुद खेल रहे हैं ऐसे। ठीक है। तो ये किसके माध्यम से होता है, जो वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से होता है। ये हमारा ICT का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वर्चुअल विश्वविद्यालय कहाँ आरंभ किया गया है। तो ये कहाँ किया गया, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो ये कहाँ पे किया गया, ज़्यादातर चीज़ें तमिलनाडु में पहले होती हैं। यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, D। ठीक है। निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कोड का उपयोग कीजिए। मतलब ये कोड दिए गए हैं, उसको अरेंज करना है कैसे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिमिट्स टू ग्रोथ, इसके बाद साइलेंट स्प्रिंग है हमारा, इसके बाद आवर कॉमन फ्यूचर, फिर क्या रिसोर्सफुल अर्थ। तो यहाँ पे जब हम लोग इसको अरेंज करेंगे तो आंसर कौन सा आएगा, हमारा आंसर नंबर C इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप पे रेगिस्तान में परिवर्तित होने का सबसे अधिक खतरा है। मतलब कौन सा महाद्वीप है जिसके खतरे बने हुए हैं कि रेगिस्तान में परिवर्तित हो सकता है। तो कौन सा महाद्वीप ऐसा है, देखते हैं। अफ्रीका है, एशिया है, दक्षिण अमेरिका या फिर उत्तर अमेरिका। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है अफ्रीका है, उसके ये खतरे बने हुए हैं कि रेगिस्तान में परिवर्तित हो जाएगा। नेक्स्ट है, महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा प्रकृति के अधिक निकट है। यह किस प्रकार का दृष्टिकोण है। ठीक है। तो ये किस प्रकार का दृष्टिकोण हो जाएगा, यथार्थवादी मतलब रियलिस्टिक हो जाएगा, या फिर अनिवार्यतावादी इसेंशियलिस्ट, या फिर नारीवाद फेमिनिस्ट, या फिर गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, जो अनिवार्यतावादी है वो आंसर सही हो जाएगा, मतलब B आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय वनों के समाप्त होने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा वैश्विक सरोकार का विषय नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा वैश्विक सरोकार का विषय नहीं है। ओजोन की सतह को क्षीण करने में योगदान करने वाले रसायनों को अवशोषित करने की उनकी क्षमता, धरती के ऑक्सीजन और कार्बन में संतुलित कायम रखने में उनकी भूमिका, धरती और वायु के तापमान, नमी, अंगभूत तत्व तथा परावर्तकता को समन्वित करने की उनकी क्षमता, या फिर लास्ट में धरती के जैव वैविधिक में उनका योगदान। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा, मतलब विषय नहीं है में हमारा A आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया की समस्या से संबंधित सर्वाधिक व्यापक उपागम है। तो इसमें कौन सा हमारा आंसर सही होगा, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण उपागम, या फिर शहरी औद्योगिक समृद्धि उन्मुख उपागम, या फिर ग्रामीण कृषि समृद्ध उन्मुख उपागम, या फिर वाटरशेड विकास उपागम। तो इसमें कौन सा D हमारा आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्रों में प्रदूषणकारी गैस कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रमुख स्रोत है। कौन सा प्रमुख स्रोत है कार्बन मोनोऑक्साइड का, तापीय शक्ति ऊर्जा, परिवहन ऊर्जा, औद्योगिक क्षेत्र, या फिर घरेलू क्षेत्र। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही है हमारा, जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो इसका मुख्य कारण है, मतलब B आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ईंधन बैटरी चालित वाहन में ऊर्जा किसके दहन से प्राप्त होती है। जो हमारे ईंधन से वाहन चलते हैं वो किससे प्राप्त होती है, मीथेन, हाइड्रोजन, LPG या फिर CNG। तो वो किससे प्राप्त होते हैं, जो हमारी हाइड्रोजन है उससे प्राप्त होते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस परिषद को वर्ष 2013 में विघटित कर दिया गया। मतलब इसमें वो संस्थाएं दी गई हैं, उसको पूछा गया किसको विघटित किया गया 2013 में। तो डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिलिंग को, इसके नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन को, या फिर जो हमारी NCERT है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिलिंग, मतलब जिसको NAAC बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा हमारा आंसर सही हो जाएगा, जो डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल है, जिसको क्या बोलते हैं, DEC, इसको 2013 में विघटित कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल के विषय में कौन से कथन सही हैं। यहाँ पे कुछ कथन दिए गए, वो पूछेंगे कौन से सही हैं। जो हमारी NAAC है, NAAC एक संस्था होती है, उसके बारे में ये पूछा गया है। ठीक है, वह एक स्वायत्त शासित संस्था है। इसे उच्च शिक्षा के संस्थानों के मूल्यांकन एवं प्रत्यायन की जिम्मेदारी का कार्य दिया गया है। यह दिल्ली में स्थित है, इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा B आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा, पहला और दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 2 या अधिक राज्यों के बीच के विवाद में निर्णय लेने की भारत की उच्चतम न्यायालय की शक्ति किस अधिकारिता के अंतर्गत आती है। परामर्शदायी अधिकारिता, अपीली अधिकारिता, मौलिक अधिकारिता या फिर रिट अधिकारिता। तो ये किसके अंतर्गत आती है, जो हमारी मौलिक अधिकारिता है उसके अंतर्गत ये आती है। यहाँ पे आंसर C जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, भारत में 7 संघ शासित क्षेत्र हैं, 2 या फिर सेकेंड 2 संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा है, 1 संघ शासित क्षेत्र का उच्च न्यायालय है, या फिर 1 संघ शासित क्षेत्र 2 राज्यों की राजधानी है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर नंबर D जो है वो सही हो जाएगा। मतलब यहाँ पे चारों ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे क्या है, ये 2013 में पेपर हुआ था, तो आप लोग यहाँ पे एक बार 2023 में किस प्रकार से चीज़ें हैं वो यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर D सही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। अब यहाँ पे केंद्रीय सूचना आयोग एक केंद्रीय सूचना आयोग एक सांविधिक निकाय है। मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। आयोग अधिक से अधिक 25,000 रुपये का जुर्माना लगा सकता है। वह गलती करने वाले अधिकारी को दंडित कर सकता है। तो इसमें से कौन सा हमारा आंसर सही हो जाएगा, जो हमारे यहाँ पे आंसर नंबर C सही हो जाएगा। मैं यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 18 राज्यों के 267 निर्वाचन क्षेत्रों में CNN IBN द हिंदू 2013 इलेक्शन ट्रैकर सर्वे किया। तो ये किसके द्वारा किया गया था, द सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी के द्वारा किया गया था, या फिर द एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के द्वारा किया गया था, या फिर CNN एंड IBN के द्वारा किया गया था, या फिर CNN IBN एंड द हिंदू के द्वारा किया गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था, जो हमारी द सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी है। मतलब यहाँ पे ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक कोड विशेष में टीचर को VGCEJGT के रूप में लिखा गया। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन आंसर होते हैं। चिल्ड्रन को क्या लिखा जाएगा, तो ये भी हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है। जब हम लोग इसको ABCD के फॉर्म में ऐसे अरेंज करेंगे तो इसका आंसर आसानी से आ जाता है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा B आंसर करेक्ट हो जाएगा। किसी व्यक्ति को सेब तथा आम दोनों को खरीदना है। एक सेब की कीमत 7 है, जबकि एक आम की कीमत 5 है। यदि उस व्यक्ति के पास 38 रुपये हैं तो वह कितने सेब खरीद पाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या सही हो जाएगा, जो हमारा D आंसर है, मतलब 4 सेब वह खरीद पाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक महिला
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक महिला को इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा, उसके एकमात्र भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। वह महिला उस आदमी की क्या लगती है? माता की बहन, दादी, सास या फिर जो ससुर की बहन। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ससुर की बहन, मतलब सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ की। ठीक है, यहाँ पे डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित सीरीज, मतलब नीचे एक सीरीज दी गई है, उसमें से पूछा गया है उत्तरोत्तर संख्याओं के कितने युग्मों में प्रत्येक के बीच 2 का अंतर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आंसर निकल के आएगा? यहाँ पे आंसर नंबर सी, मतलब 6 उत्तर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे 40 विद्यार्थियों की एक संख्या के प्राप्तांक का मध्यमान 65 है। कक्षा के आधे विद्यार्थियों के प्राप्तांक का मध्यमान 45 है। बचे हुए विद्यार्थियों का प्राप्तांक मध्यमान क्या होगा? हमारे समांतर जो मध्यमान होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 85, मतलब यहाँ पे ए आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अनिल की उम्र सुनीता की उम्र की दुगनी है। 3 वर्ष पहले उसकी उम्र सुनीता की उम्र से तिगुनी थी। अनिल की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या हमारा निकल के आएगा? 12 वर्ष, मतलब अनिल की उम्र कितनी है? 12 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा एक सोशल नेटवर्क है? यहाँ पे सोशल नेटवर्क पूछा गया है, कौन सा है? तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? amazon.com, eBay, gmail.com, ट्विटर। तो अमेज़ॉन तो शॉपिंग के लिए हो गया, eBay भी कोई किसी चीज़ के लिए यूज़ कर, जीमेल हमारा मेल वगैरह के लिए। तो यहाँ पे सोशल नेटवर्क साइट कौन सी है? ट्विटर हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समष्टि सूचना पैरामीटर है जबकि संगत सैंपल सूचना को क्या कहा जाता है? यूनिवर्स, अनुमान, प्रतिचयन, अभिकल्प या फिर सांख्यिकी। तो ये इसको क्या कहा जाता है? इसको हमें सांख्यिकी कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पैराग्राफ दिया गया है। आप लोग पैराग्राफ सॉल्व करके लाते नहीं हैं, आप लोग इसको पढ़ के आंसर दीजिए। तो ये है कि आपका रिवीजन भी होता है, मैं इसलिए होमवर्क में इसको देती हूँ जिससे कि आपके कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो। पैराग्राफ तो बहुत सिंपल और इजी होते हैं, उसमें से ही क्वेश्चन आंसर छानने। तो आप लोग इसको प्लीज़ करके लाया करिए। ठीक है, यहाँ पे देखो ये पैराग्राफ दिया गया है, तो इसमें जो प्रश्न संख्या 40 से लेके 51 तक के क्वेश्चन हैं वो पैराग्राफ से ही पूछे गए हैं। तो ये आप लोग यहाँ पे करके लाना, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई किया करिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। व्याख्यान देते समय यदि कक्षा में कोई विघ्न बाधा हो तो शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? कुछ देर के लिए चुप हो जाए और फिर शुरू कर दे, या फिर जो बाधा डाल रहे हैं उन्हें दंडित करें, जो बाधा डाल रहे हों उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करें, कक्षा में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में कोई परवाह ना करें। तो इसमें क्या हो गया? जो बाधा डाल रहे हैं उनको सीखने के लिए प्रेरित करें, मतलब टीचर छात्र को मोटिवेट कर सकता है तो छात्र सीखने के लिए तत्पर हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण निम्नलिखित में से क्या है? शिक्षक का संतोष, शिक्षक की ईमानदारी और प्रतिबद्धता, शिक्षक का छात्रों को पढ़ाना और समझाना, व्यावसायिक श्रेष्ठता के प्रति शिक्षक की रुचि। तो इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? शिक्षक का छात्रों को पढ़ाना और समझाना। ठीक है, क्योंकि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होती है तो सारा कुछ छात्र पे ही डिपेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ है? अधिगम मतलब लर्निंग का हमारा सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होता है? कौशल अर्जन, व्यवहार संशोधन, व्यक्तिगत समायोजन या फिर ज्ञान को दिमाग में बैठाना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, मतलब व्यवहार में संशोधन। यहाँ पे बी आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित शिक्षण प्रक्रिया के ठीक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ पे ये पॉइंट दिए गए, इनको सही से क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक, वर्तमान ज्ञान को पहले के ज्ञान से जोड़ना, मूल्यांकन, पुनर्शिक्षण या फिर शिक्षण लक्ष्यों को सूत्रीबद्ध करना, शिक्षण सामग्री का प्रस्तुतिकरण। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे तो आंसर हम लोग देख के भी बता सकते हैं। शिक्षक सूत्रीबद्ध करना, यहाँ पे हमारा डी आंसर जो है
वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है CIET निम्नलिखित में से किसका सूचक है। मतलब CIET जो है उसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो यहाँ पे कितने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सेंट्रल फॉर इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, सेंटर इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सेंटर इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, या फिर सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड एवोल्यूशन टेक्निक। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। यहाँ पे सी आंसर जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षक की भूमिका क्या है। मतलब हायर एजुकेशन में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, विद्यार्थियों को सूचना प्रदान करना, विद्यार्थियों में स्वाध्याय को प्रोत्साहित करना, या फिर विद्यार्थियों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देना, अपनी समस्याएं हल करने में विद्यार्थियों की मदद करना। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो हमारा बी आंसर है। हायर एजुकेशन मतलब हम लोग हायर स्टडी लेते हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है कि सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वर्स्टी हेन स्कूल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को निम्नलिखित में से किसने लोकप्रिय बनाया। तो किसने इसको लोकप्रिय बनाया, जर्मन समाज विज्ञानी, अमेरिकी दार्शनिक, ब्रिटिश एकेडमिक विद्वान, या फिर इतालवी राजनीतिक विशेषज्ञ। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही है, हमारा जो ए है जर्मन समाज विज्ञानी, ये वाला आंसर यहाँ पे सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अब क्या है, वैज्ञानिक शोध में क्रमिक संक्रियाएं कौन सी हैं। तो वैज्ञानिक शोध में क्रमिक संक्रियाएं मतलब रिसर्च में जो ऑपरेशंस होते हैं उनका एक सीक्वेंस पूछा गया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ए आंसर जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है नमूना लेने की लॉटरी पद्धति का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। तो हमारा जब हम लोग सैम्पलिंग यूज़ करते हैं तो जो लॉटरी मेथड होता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं निर्वचन या व्याख्या, सिद्धांतीकरण, संकल्पना, बेतरतीब ग्रहण, यादृच्छिकरण मतलब रैंडमाइजेशन। तो यहाँ पे डी आंसर हमारा सही हो जाए। लॉटरी मेथड जो होता है वो रैंडम कोई भी सैंपल सेलेक्ट करने के लिए होता है। जैसे कोई बॉक्स था दे दिया, उसमें बहुत सारे बच्चों के मान लीजिए नाम दे दिए। ठीक है, अब यहाँ पे पता नहीं है, कोई भी पर्ची यहाँ से निकालेंगे, जो आ जाएगा उसको ही सैंपल के रूप में सिलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लॉटरी मेथड यूज़ किया जाता है। ये रिसर्च का एक पार्ट है, रिसर्च सैम्पलिंग का। इसी के साथ हमारा ये दिसंबर का पेपर यहीं पे समाप्त होता है। और आप लोग जो पैराग्राफ है वो करके लाया करिए, एक बार पढ़ के देखिए, बहुत सिंपल है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है बहुत सिंपल दिए हैं। आपने देखा होगा, अगर आप लोग कंटिन्यू इसको देख रहे होंगे तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी रिपीट भी होते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का बहुत फ़ायदा है, आप लोग इसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा सीरीज़ को। और फिर धीरे धीरे हम लोग इसी प्रकार से आगे और भी पेपर सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, तो मैं अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करती हूँ। और HN अध्ययन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जिन बच्चों ने पिछली क्लासेज नहीं देखी हैं वो भी यूट्यूब चैनल HN अध्ययन पे जाके क्लासेज दे सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर भी आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, जिससे कि जो भी अपडेट या जो भी क्लास होने को है उसके अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें।